विधानसभा में गूंजा नक्सल एनकाउंटर का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुद्दा उठाया है तो दिसंबर 2023 से जून 2024 के बीच मुठभेड़ की जानकारी मांगी तो नक्सली घटनाओं के बारे में भी सवाल पूछा और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके ऊपर जवाब भी दिया है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं, 92 मुठभेड़ हुए और 19 जवान शहीद हुए, तो वहीं 88 घायल हुए हैं और 34 आम नागरिकों की हत्या हुई है। तो आज एक बार फिर विधानसभा में आपको बता दें कि नक्सलवाद का मुद्दा उठाया गया है और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मुद्दे को उठाया है। तो आज विधानसभा में आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी का जमकर घेराव किया और घेराव करते हुए नक्सलवाद का मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया और इसमें सवाल किया है कि आखिर कितने मुठभेड़ हुए, कितनी हत्या हुई है, कितने जवान शहीद हुए हैं, इसकी जानकारी दीजिए, जिस पर आज गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब भी दिया है। मैंने बिल्कुल आरोप नहीं लगाया, मैंने उन्हें दाद दी है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, आपने स्वयं कहा है कि हम नक्सलियों से बात करेंगे, बात करने के तैयार हैं। आपने कहा है ना कि गलत छपा है। आज तक 6 महीने कहिए, अब 7 महीने होने वाले हैं, आप लोगों ने नक्सलियों से बात करने के लिए कौन सी कोशिश की है? आप सीधे नक्सलियों से बात नहीं कर सकते? अब इस माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी है, पदभार संख्या है, SZCM है जो स्टेट जोनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 2 लोग हैं जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम था। डिविजनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 6 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी सदस्य हैं, ऐसे 13 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था और अन्य हैं जो 51 लोग हैं। इस तरीके से कुल 137 हैं जिन पर इनाम है और उनको वो इस पूरे अभियान के दौरान मारे गए। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट ब्यूरो चीफ मृगेन पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मृगेन जी, हर बार कांग्रेस जो है बीजेपी को घेरती है नक्सलवाद के मुद्दे पर। आज फिर चरणदास महंत ने नक्सल एनकाउंटर का मुद्दा उठाया और उसके ऊपर बीजेपी पर हमला किया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, चरणदास महंत ने भरमार बंदूक पर सवाल किया। उनका कहना था कि हर बार नक्सली पकड़े जाते हैं, आप सरकार ये कहती है कि उनके पास भरमार बंदूक है, तो क्या ये भरमार बंदूक चलती भी है, इसका कभी आपने परीक्षण किया है? मंत्री विजय शर्मा ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप जो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस पर जो है सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के लोग जो है लगातार जो है विपक्ष जो कह रहा था कि नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों का इनकाउंटर हो रहा है, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना था कि कांग्रेस जो है वो नक्सलियों का समर्थन करना बंद करे। कुल मिलाकर प्रश्नकाल में नक्सलवाद के मुद्दे पर जो सवाल था उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की जोरदार तीखी बहस हुई, नारेबाजी हुई और कुल मिलाकर ये था कि नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर वास्तविक स्थिति की जानकारी दी जाए। जी ठीक है मृगेन जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो नक्सलवाद को लेकर मुद्दा उठाया गया सदन में और एक बार फिर देखा गया कि विधानसभा सदन में एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला, सवाल उठाए और जवाब मांगा कि आखिर कार्रवाई हुई तो कितने एनकाउंटर हुए हैं और क्या कुछ पूरा मामला है। तो चलिए अब हम नक्सल घटनाओं की सदन में गूंज को लेकर पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले चरणदास महंत ने कहा कि 2023 से जून 2024 की अवधि में कितने नक्सली घटनाएं हुए, उन्होंने सवाल पूछे। नक्सली पुलिस मुठभेड़ की घटना किस किस जिले के कितने थाने क्षेत्र में हुई, तो इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया और बताया कि 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं, 92 मुठभेड़ हुए और 19 जवान शहीद हुए हैं और इसी के साथ 88 घायल हुए और 34 आम नागरिकों की हत्या हुई। तो चरणदास महंत ने फिर कहा कि किस प्रकार से आम लोगों की हत्या हुई है, तो इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया और कहा कि 34 लोगों की हत्या हुई, 4 लोगों को जन अदालत लगाकर मारा गया है। तो वहीं 6 आईईडी की चपेट में आए, 24 को मुखबिरी के शक में मारा गया और नक्सली फायरिंग में लोग भी मारे गए हैं। तो फिर चरणदास महंत जो है सवाल करते हैं, पूछते हैं कि कितने नक्सली पर इनाम थे और कितने बाहर से, कितने छत्तीसगढ़ से थे। तो जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा जवाब देते हैं और उन्होंने कहा कि 137 नक्सलियों पर इनाम थे। और अब फिर महंत कहते हैं
कि अब तक कितने बंदूक जब्त किए गए, कितने चलते हैं। भरमार बंदूक से फायरिंग होते देखे हैं। पुलिस भरमार बंदूक लेकर जाते आम लोगों के सामने रख देती है और उन्हें नक्सली बता देती है। तो जांच कराएंगे क्या, भरमार बंदूक चलने लायक है कि नहीं? तो गृह मंत्री विजय शर्मा इस पर जवाब देते हैं और कहते हैं कि कोई मर गया, उसके पास बंदूक रख फोटो खिंचा लेना उचित नहीं है। जितनी भी घटनाएं हुई हैं, नक्सली मारे गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो आज ये पूरी घटना हमने आपको बता दी कि विधानसभा में किस तरीके से चरण दास महंत ने बीजेपी को घेरा है और कैसे विजय शर्मा ने इस पर पूरा जवाब दिया। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र में विधानसभा में उठा महिलाओं बच्चों के गायब होने का मुद्दा। तो कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने यह मुद्दा उठाया। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है। तो अनिल भेड़िया ने पूछा है कि प्रदेश में कितनी महिलाएं, कितने बच्चे लापता हैं और अब तक क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, तो देरी क्यों हुई है। जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी थानों की जानकारी संलग्न नहीं है और जल्द ही जानकारी उपलब्ध भी करा दी जाएगी। प्रदेश में ये अपराध बढ़ते जा रहा है, चाहे बच्चों की बात हो चाहे महिलाओं की बात हो। तो इसमें आपने जैसे कई बार ये भी सुनने को मिला है कि कई दलालों के माध्यम से या कई ठेकेदारों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को बाहर के राज्य में भेजे गए हैं। तो आप ये बता दीजिए कि ऐसे दलालों और ठेकेदारों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। खोमन, एक तरफ चरण दास महंत सवाल करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया भी मुद्दा उठाती हैं, कहती हैं कि प्रदेश में कितनी महिलाएं और बच्चे लापता हैं, इसका जवाब दीजिए। क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी? देखिए, जिस तरीके से पूर्व मंत्री और डोंडी लोहारा से विधायक हैं अनिला भेड़िया, उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से चाहे महिला लापता हो रही हो या बच्चे लापता हो रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने सवाल लगाया था। हालांकि जो उनके गृह जिले हैं बलौद जिले के, उस पर जो है गृह मंत्री ने आंकड़े जारी किए, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 106 महिलाएं अब भी लापता है। 716 महिला जो लापता थी उसमें से उनको ढूंढ लिया गया है, लेकिन 106 महिला अब भी लापता है। ये महिला कहाँ है, कहाँ रहती है, क्या करती हैं, ये पुलिस को अब तक जानकारी में नहीं है। अगर बच्चों की बात की जाए तो 164 बच्चों में से 152 बच्चों को ढूंढ लिया है और जो बाकी बच्चे हैं वो लापता है। कितना गंभीर मामला है। और ये सिर्फ बलौद जिले का मामला है, इसके अलावा 32 और जिले हैं राधा। 32 और जिले में जिस तरीके से आंकड़े एक जिले के सामने आए और जिलों में जो महिला लापता है उसको लेकर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है और किन किन अभियानों के तहत इनको ढूंढा जा रहा है। हालांकि जो लापता बच्चे हैं उनको ऑपरेशन मुस्कान चलाकर ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। बच्चों को जो लापता है वो मिल भी रहे हैं, लेकिन बड़ा गंभीर मामला है कि इस पर और भी बड़ा अभियान चलाकर बच्चों जो बच्चे लापता हैं, ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर जवाब भी मांगा गया। हालांकि विजय शर्मा ने कहा है कि इसकी जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो क्या कोई अवधि बताई गई है कि कब तक इसकी जानकारी दी जाएगी? खोमन नहीं गई, क्योंकि आंकड़ा बड़ा है। हर एक थाना में कौन कौन से थाने में कितने महिला कितने बच्चे लापता है, ये बहुत बड़ा फिगर होता है। ऐसे में उस फिगर को इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यही कारण है जो आंकड़े जुटाने में पुलिस को जो टाइम लग रहा है। इसीलिए गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दी कि इस पर थोड़ा टाइम चाहिए। अब पुलिस पर यह बड़ा सवाल है कि जो लापता बच्चे हैं, लापता महिलाएं हैं, उसको कैसे ढूंढेंगी और इतने बड़ी संख्या में जो महिला लापता हुई है वो आखिर क्या कर रही है। इसको ऑपरेशन चलाकर हालांकि बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस ऑपरेशन जरूर चला रही, सफलता भी मिल रही है, लेकिन और जो बच्चे गायब है उस पर ढूंढने के लिए किस तरीके से काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल खोमन, तो यही देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से ये पूरी जानकारी जुटाती है और उसके ऊपर क्या कुछ आगे अपडेट आएगी, इस पर फिर हम आपका रुख करेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो सिंगारपुर के सड़क किनारे कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई। जिसकी हत्या हुई वो बरमकेला के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकारी सदस्य था। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। तो बरमकेला पुलिस हत्या की वजह और हत्यारों की पहचान में जुटी है। फॉरेंसिक टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तो सिंगारपुर के सड़क किनारे कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई है
और हत्या हुई, जिसकी वो आपको बता दें कि बरमकेला के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी सदस्य था। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सिंगारपुर के सड़क किनारे कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई, उनकी बाइक की फोटो हमारे सामने है, क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी? राधा, घटना कल की बताई जा रही है। जो कमरीद निवासी जो कांग्रेसी जो नेता है, वो जो है हरिनाथ पटेल जो है बरमकेला काम से गया था और रात्रि जब वापस हो रहे थे उसी समय जो है धारदार हथियार से गले और सिर पर गंभीर चोट के निशान बताया जा रहा है। और जगह पर बरमकेला पुलिस ने आज रात में जो है वहां रुक करके जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी जो है डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम तत्काल पहुंच चुकी है घटना स्थल पर। जी दिनेश, ठीक है दिनेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच बलौदा बाजार से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बलौदा बाजार जिले में हो रही लगातार बारिश तो कई रास्तों का संपर्क टूट गया है। भाटापारा से सिमरिया घाट पुल के ऊपर लगभग 6 फीट पानी भरा है, तो सिमगा से बेमेतरा पुल के ऊपर से लगभग 2 फीट पानी भरा है और वहीं अमेठी घाट से जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूट गया है। तो भाटापारा से बिलासपुर मार्ग एवं सिमगा से बेमेतरा मार्ग से संपर्क टूटा है। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे यहाँ पर बाइक पर लोग सवार होकर जा रहे हैं, लेकिन पानी इतना ऊपर है कि लोगों को इसमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बारिश के बाद से जिले के कई जगहों पर पानी भरा है और बलौदा बाजार गिरौधी नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग पर भी पानी पहुंच गया है। तो बेमेतरा से इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बेमेतरा जिले में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश। तो इसी बीच आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है। तो नारायणपुर भाटापारा मार्ग में शिवनाथ नदी पर बने अमलडीहा पुल में डूबने से आवागमन बंद हो गया है। तो लगातार बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो बेमेतरा जिलों में आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है। तो नारायणपुर भाटापारा मार्ग में शिवनाथ नदी पर बने अमलडीहा पुल में डूबने से आवागमन भी बंद हो गया है। अधिकारियों की बैठक भी ली थी। जो हमारे कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग हैं वो लगातार शिवनाथ नदी के ऊपर नजर लगाए बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एक बाढ़ नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और किसी तरह की अभी तक कोई समस्या नहीं है। तो 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, बेमेतरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनमोल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अनमोल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अनमोल। अब बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है छत्तीसगढ़ में, उससे जो है बाढ़ का माहौल क्रिएट हो गया है। चाहे हम दुर्ग संभाग की बात करें, चाहे हम बस्तर की बात करें, रायपुर में बात करें, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और जैसा कि आपने बताया कि शिवनाथ नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, जिसके कारण जो नाले और नदी हैं अलग अलग वो उफान पर हैं। और इसी तरीके का जो हालात है वो धमतरी में भी बना हुआ है। धमतरी में भी देखिए नाले नदी उफान पर है, चलते जो है शहर जमा हो गए, कई स्कूलों में पानी जमा हो गए, जिसके कारण जो है स्कूलों को बंद किया गया। तो इसके कारण ठीक है अनमोल, तो बेमेतरा में लगातार बारिश हो रही है और बारिश का कहर आप देख सकते हैं कि पुल पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए अनमोल आपका शुक्रिया। तो वहीं दुर्ग से इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहा शिवनाथ नदी का जलस्तर, नदी से लगे ईंट भट्टे पानी में डूब गए हैं और ईंट भट्टे में काम करने वाले लोगों की झोपड़ी भी नदी में डूब गई है। तो जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांव को सतर्क रहने की अपील भी की है।
तो दुर्ग से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एक तरफ बेमेतरा में जहां पर शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दुर्ग में भी लगातार शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और नदी से लगे ईंट भट्ठे पानी में डूब गए हैं। तो ईंट भट्टे जो हैं पानी में डूब गए हैं। आपको बता दें कि जो लोग ईंट भट्टे में काम करते हैं उनकी झोपड़ी भी नदी में डूब गई है। तो जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांव को सतर्क रहने की अपील की है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, दुर्ग की ये तस्वीरें हैं। पहले हमने आपको बेमेतरा की दिखाई, उसके पहले हमने आपको बलौदा बाजार की तस्वीरें दिखाई और अब आप ये दुर्ग की तस्वीरें देखिए जहां पर नदी नाले अपने उफान पर हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है और लगातार जलस्तर बढ़ने से जो लोग ईंट भट्टे में काम करते हैं उनकी झोपड़ी भी नदी में डूब गई है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दिलीप और अजय यादव दोनों लोग जुड़ चुके हैं। दिलीप, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, आप हमारे साथ जुड़े हैं बलौदा बाजार से, दुर्ग से, माफ कीजिएगा दिलीप, आप दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं। वहां पर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, लगातार शिवनाथ नदी का जलस्तर अब बढ़ रहा है और देखिए तस्वीर आप सीधा देखिए, ये शिवनाथ नदी का किनारे का तस्वीर है जहां पर ईंट भट्टे हैं और ये तस्वीर आप जो देख रहे होंगे वो ईंट भट्टे में काम करने वाले जो मजदूर है उनकी झोपड़ियां है, पूरी तरीके से वो डूब चुकी है और आसपास के जो लोग हैं यहाँ पे आगे और झोपड़ियां है सब पूरी तरह से जलमग्न हो गया। यहाँ देखिए ईंट भट्टे का काम, ईंट बनाने का काम करता है, ईंटें भी पूरे तरीके से नदी में डूब चुके हैं। इसके अलावा अभी यहाँ आगे और बस्तियां हैं और वहां के लोग भी अब धीरे धीरे इस इलाके को खाली कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में शिवनाथ नदी का जल स्तर और बढ़ेगा क्योंकि बालोद और राजनांदगांव से जो जलाशय है उसकी पानी भरने के बाद शिवनाथ नदी में वो पानी को छोड़ा जाता है। तो फिलहाल अभी तस्वीरें ऐसे ही है कि धीरे धीरे शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और जो आसपास के इलाके हैं वो डूबते जा रहे हैं। जी दिलीप, जैसा कि आपने तस्वीरों में दिखाया कि लोगों की झोपड़ियां जो है पानी में डूब गई हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से इनको रहने के लिए कुछ ठिकाने दिए गए हैं? देखिए, अभी प्रशासन ने सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया है और लोगों को कहा है कि आप नदी के किनारे से हट जाइए क्योंकि कभी भी नदी का जल स्तर बढ़ जाएगा, अचानक बढ़ सकता है क्योंकि मोंगरा जलाशय से पानी छोड़ा जाएगा। हालांकि प्रशासन ने इन लोगों को सतर्क रहने को किया गया, अगर मान लो बाढ़ जैसी स्थिति होती है, इनके घर डूबते हैं तो प्रशासन इनके लिए व्यवस्था करेगा, खान पान की व्यवस्था करेगा, रुकने की व्यवस्था करेगा। लेकिन अभी जो शुरुआती दौर है कि अभी पानी बढ़ रहा है, कुछ इलाके तस्वीर में आप देखिए झोपड़ियां डूब चुकी है और धीरे धीरे जैसे शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ेगा और स्थिति बनती जाएगी डुबान क्षेत्र। ठीक है दिलीप, तो हमारे साथ अब बलौदा बाजार से अजय यादव भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, आप वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, कई रास्तों का संपर्क टूट गया है, क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी? जी राधिका, मैं बता दूं कि बलौदा बाजार जिले के लगभग 3 दिन से बारिश चल रही है। यहाँ पे कई जगहों का, कई रास्तों का जो है वो संपर्क टूट गया है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है भाटापारा से नारायणपुर होते जो नेशनल हाईवे बिलासपुर के लिए जो मार्ग है उसका संपर्क टूट गया है। वही बलौदा बाजार से जो क्षेत्र से सिमरा से जो बेमेतरा की ओर जो रास्ता जो पुल है, पुल से जो पानी है वो ऊपर जो पूरी तरीके से लगभग 3 से 4 फीट जो है वो ऊपर चल रहा है। वही सिमरिया घाट की बात बता दूं तो ये लगभग 10 फीट से 8 से 10 फीट के लगभग ये पानी जो है पुल के ऊपर से जो है वो चल रही है। वही हम बलौदा बाजार के जो ये की जो रोड है, आपको बता दें कि जो रोड है, मेन रोड है, वो तालाब में नजदीक होता दिखाई दे रहा है। जी राधिका। ठीक है अजय, जैसे ही वहां के हालात कुछ समान होंगे हम आपका फिर रुख करेंगे। तो आप दोनों का, दिलीप और अजय, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष संरक्षित आदिवासी बैगा जनजाति के लोग समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल इन बैगा आदिवासियों का आरोप है कि मुंगेली जिले की सीमा से लगे मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में दूसरे लोगों को बसाया जा रहा है और इनकी विरासत जंगल से इनको मारपीट करके बेदखल करने की कोशिश भी की जा रही है। तो कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने जबरन
इनके कंपार्टमेंट में खेती शुरू कर दी। जब इसका विरोध किया गया तो इनके साथ मारपीट भी की जाने लगी। तो खुड़िया चौकी में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और हालातों से मजबूर भारी बारिश के बावजूद छोटे छोटे मासूम बच्चे और बुजुर्गों के साथ इन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। तो मरवाही में युवक से शिक्षा विभाग में क्लर्क की नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नया रायपुर निवासी विजय साहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है, जहां पर राजनगर निवासी राकेश अग्रहरि की पहचान मरवाही आने जाने के दौरान रायपुर के रहने वाले विजय साहू से हुई, जो अपने आप को नया रायपुर मंत्रालय में अधिकारी के पद पर पोस्टेड होने की जानकारी दी है। तो इसके बाद उसने राकेश अग्रहरि को शिक्षा विभाग पर संविदा क्लर्क पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया और अलग अलग किश्तों में लगभग 3,50,000 रुपए भी ले लिए। ये मरवाही थाना क्षेत्र की घटना है, लोहारी गांव का है, जिसमें राकेश कुमार प्रार्थी हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई है कि रायपुर निवासी विजय साहू ने उन्हें शिक्षा विभाग में संविदा क्लर्क की नौकरी लगाने के नाम पर झांसा दिया और उनसे लगभग 3.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिया है। उनकी शिकायत पर हम लोगों ने FIR किया हुआ है BNS के तहत में, और उसमें हम लोग अभी आरोपी की तलाश कर रहे हैं। हमारी टीम जा रही है और उसमें हम लोग जाँच करके उसको गिरफ्तार करेंगे। तो नगरनार NMDC स्टील प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होते ही प्लांट से जुड़े अलग अलग तरह के ठगी के मामले भी सामने आने लगे हैं। ताजा मामला में रायपुर के एक शख्स ने स्टील प्लांट में गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। तो आरोप है कि रायपुर के शख्स ने प्लांट के आसपास बसे गांवों के तकरीबन 35 युवकों से गार्ड की नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन दिया है और प्रत्येक युवक से 4500 रुपये फॉर्म भराने और अन्य प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर उनसे लिए हैं। तो साथ ही आरोपी शख्स ने बकायदा युवकों को 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी। युवकों को ठगी का एहसास होने के बाद ठगी का शिकार हुए युवक बस्तर ASP शलभा सिंह से मिलकर शिकायत की। तो फिलहाल SP ने नगरनार थाना प्रभारी को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। सिक्योरिटी गार्ड में लगाने के नाम से मेरे 40 साथियों से 4,500 रुपये पैसा लिया गया एक व्यक्ति से, और रायपुर में बुलाया गया। ट्रेनिंग के नाम से काम कराया गया 15 दिन। उस 15 दिन का सैलरी भी नहीं मिला है और आज 2.5 महीना हो रहा है, किसी को सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगा है। 15 दिन का ट्रेनिंग है बोल के काम करवाया गया। 15 दिन के बाद तुम लोग का ड्यूटी लग जाएगा ऐसा बोल के हम लोग को ले गए। फिर वहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी नगरनार स्टील प्लांट में और आसपास में नौकरी लगाने के नाम पे किसी व्यक्ति ने उनसे सबसे पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद में नौकरी भी नहीं दिया है और पैसे भी वापस नहीं लौटा रहा है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि मामले को दर्ज करके जो भी आरोपी हैं उनको हिरासत में लें और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाएं। जांजगीर चांपा पुलिस जिले के लोगों को जागरूक करने और बेहतर पुलिसिंग के लिए हमर पुलिस हमर संग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रही है और कानून की जानकारी के साथ ही किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक कर रही है, ताकि स्थानीय लोग सीधे पुलिस से जुड़ सकें और जरूरत पड़े तो पुलिस से संपर्क भी कर सकें। जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमारा पुलिस हमर संग, जिसके तहत पुलिस की टीम एक निर्धारित की गई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच साइबर, ग्रुप टच, बेड टच, महिला सशक्तिकरण तथा यातायात नियमों के बारे में जानकारी देती है तथा उनको साइबर ठगी से बचने के तरीके बताती है। साइबर फ्रॉड के जो नए नए तरीके आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी देती है। बीजापुर में आपसी विवाद के एक मामले ने स्थानीय राजनीतिक महकमे को चौंका दिया है। दरअसल मामला अति नक्सल प्रभावित इलाके में सड़क बनाने वाले स्थानीय ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का आरोप है कि वे अपना खुद का क्रैशर प्लांट स्थापित करने के लिए मशीनरी भेज रहे थे। सुरेश चंद्राकर का आरोप है कि एक भाजपा नेता अजय सिंह ने कर्मचारियों को जान से मार देने की धमकी और गाली गलौज कर काम रोक देने को कहा है। तो बताया ये भी गया कि अजय सिंह सुरेश चंद्राकर से पैसों की उगाही करना चाहते थे और सारा मामला पैसों का है। तो मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस ने मामला ही दर्ज नहीं किया है। मशीनें भिजवाया 3:30 बजे के आसपास
अजय सिंह जाता है और मेरे आदमियों को गाली गलौज करता है, मारने की धमकी देता है, सबको भगाता है, गोली मारता है, गोली मारने की धमकी देता है, गाड़ियों को मशीनर को आग लगाने की बात करता है। कार्रवाई चाहते हैं। हम लोग बैरमगढ़ थाने में एक आवेदन किए हैं, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके ऊपर FIR होना जरूरी है और कलेक्टर को भी हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अगर कलेक्टर साहब ज्ञापन इसको लेके अगर अनुमति नहीं देते हैं तो हम वहीं धरना बैठेंगे, उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हो। इनके द्वारा जो मुझ पर आज समाज के बैनर के नीचे जो मुझ पर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सरासर निराधार और तथ्यहीन और आधारहीन है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का गाली गलौज या फिर जातिगत सूचक गाली गलौज नहीं किया गया है और इसकी विधिवत शिकायत संभवतः मेरे द्वारा किया जाना है, इस बात का अंदेशा सुरेश चंद्राकर जी को हो चुका है। इस कारण उनके द्वारा जो भी मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो आधारी और तथ्यहीन है। तो किसान खेती करते हैं। खेती के लिए किसान हर साल अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सोसाइटियों से खेती करने के लिए कर्ज लेते हैं, जिससे खेती का काम आसानी से किया जा सके। समिति द्वारा खेती के लिए बीज, खाद और दवाइयों के लिए कर्ज किसानों को प्रदान किया करती है। जब किसानों का फसल जब काटते हैं तब किसान सोसाइटी से लिए हुए कर्ज को फसल बेचकर कर्ज चुकाते हैं। लेकिन किसानों का आरोप है कि खोबा समिति के अंतर्गत आने वाले खोबा समिति ने 50,000 रुपए या फिर अलग अलग राशि का लोन सोसाइटी से लिया था, लेकिन अब कई किसानों का लोन कर्ज पूरा चुकाने के बाद भी 2 लाख से 3 लाख दिखा रहा है। नौ तारीख को एक विज्ञापन फिर दिए हैं जांच के लिए, जहां फर्जीवाड़ा हो रहा है खोबा सोसाइटी में, उसको लेकर के वहां का जो प्रबंधक है, हमारा समिति प्रबंधक मुकेश गौतम, उसके जरिए हमारे किसान भाइयों को ठग करके उनके खातों से पैसा हरण किया जा रहा है। किसी का 1 एकड़ खेत है और उनको 15,000, हम लोग जाएंगे तो 15,000 का देते हैं, लेकिन उनके नाम से 2 लाख का ठगी हो जा रहा है। 9 तारीख को किए थे एक बार शिकायत, उसका जाँच अभी तक हमको नहीं हो पाया है, इसलिए आज फिर आए हैं और फिर दिए हैं आज विज्ञापन।